नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में राजेश राम कहें वो व्यक्तित्व कि जो बिहार की राजनीति में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के विकास के लिए, खासकर स्कूली छात्रों के लिए विधानसभा में एक एक बुलेट की तरह क्वेश्चंस, बुलेट की तरह सवाल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ बेबाकी से बातों को रखते हैं। और आज हमारे वही मेहमान आप लोगों के सामने हैं और इस परिचर्चा में, क्योंकि ये झारखंड के दौरे पे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनकी बातों से और इनके कृतित्व से आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी मिले कि जो वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और बहुत सारी भौगोलिक स्थिति से संबंधित होगी। राजेश सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप एक, बिहार में कहा जाता है, कद्दावर नेता। तो मैं वो इसलिए क्योंकि आप अभी बिल्कुल एक यंग और राजनीति के उस जगह पे काम करने वाले राजनेता हैं वहाँ के, कि जो युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक तो है ही है, एक आशा की और एक समझिए पाथ फाइंडर हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उस स्थिति को देखते हुए जो पटना में या बिहार में जो भी एक राजनीति समीकरण है बनी हुई आज के डेट में, उस समीकरण को देखते हुए आपकी पार्टी क्या विचार कर रही है? क्योंकि अभी बड़ा ऊहापोह है लोगों के बीच कि विकास की तरफ हम दौड़ें या राजनीतिक समीकरण और अपनी कुर्सी के होर में कुर्सी बचाने की तरफ दौड़ें, क्योंकि दो तरफ लोगों का रेस है, एक कुर्सी बचाना और दूसरा अपने लोगों तक पहुंचना। तो कांग्रेस पार्टी का जो पहचान रही है रूट तक पहुंचने की, तो आप क्या कहेंगे उस परिदृश्य को देखते हुए? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ जमशेदपुर ऐसा जगह पर आप हमको ढूंढ निकाले। तो मैं तो छोटा सा कर्ज करता था, आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से अपनी विश्लेषण किया, उसके लिए मैं आपको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करना है तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात केवल नहीं करूँगा, झारखंड के भी परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, चूँकि ये मेरा हार्ट है और शरीर कहीं और है, तो मैं दोनों के लिए बात करूँगा। झारखंड के संस्कृति, बिहार के संस्कृति बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ के संस्कृति में देखें तो छठ पूजा का जो धूम है वो पूरे बिहार और झारखंड एक हो जाता है उस पद्धति में। तो हम समझते हैं कि दोनों का दिल का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ तक हम राजनीतिक पहलू के बात करें तो राजनीतिक पहलू में दो परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है और आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको डिफाइन किया कि पहली तो कि दूसरे तरफ ऊहापोह की स्थिति है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार में अभी हमारा जो विपक्षी दल है एनडीए, वो ऊहापोह में है। हमारा गठबंधन ऊहापोह में नहीं है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है और हम लोग बिल्कुल प्राकृतिक पार्टनर हैं। खास करके हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरजेडी और जदयू और भाकपा माले का जो गठबंधन है, नेचुरल अलायंस है। तो तीनों को आप देखेंगे दल को, या जितना भी सातों दल हम लोग मिल कर रखें, तो सब गरीब के पार्टी है और गरीब के राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारा एकदम स्पष्ट है कि हम कहीं भी ऊहापोह में नहीं हैं। हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है कि हम एनडीए को कैसे रोके, ये मेरा स्पष्ट है। दूसरा है कि हम विकास के मुद्दे से कैसे जोड़ें। तो आप देखें कि हम 2015 में जब हमारी पहला महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोगों ने बहुत बड़ा लगभग 4,000 करोड़ का हम लोगों ने रेवेन्यू को एक तरह से जनता हित में, जिसको हम लोग नशा मुक्ति के लिए जो संकल्प लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग थे, सारे विधानसभा में एक साथ संकल्प लेके कहा कि हम बिहार में शराबबंदी को विरोध करते हैं और शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी बंद होनी चाहिए।
तो आज देखिए कि उसका शराबबंदी का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। ये अलग बात है कि हमारा रेवेन्यू का है, लेकिन खैर रेवेन्यू हम लोग किसी और चीज़ से जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों स्पष्ट है कि एक तरफ हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो शुचिता की राजनीति है, जिसको हम शुचिता के राजनीति कहते हैं, वो शुचिता के राजनीति हम आगे बढ़ रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम संविधान के बनाने वाले लोग हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जिस तरह से राहुल गांधी ने जब पद यात्रा किया, उसमें एक ही मात्र थी कि देश को जोड़ने का हम कर रहे। जैसे तो कई लोग विपक्ष के लोग कहते हैं कि देश टूटा कब था, तो अब जोड़ने को नहीं, देश कभी भी नहीं टूटा है, न टूटेगा, न मैं उस पर, हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा। लेकिन देश कैसे टूटा कि हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखने वाले लोग, आज हम आपसे बात करते हैं तो हमको ये मन में खटक रहता है कि पता नहीं कौन जात के हैं, पता नहीं कौन धर्म के हैं। तो ये जो विश्वसनीयता था ना, उसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा किया था, और हम बिहार में उस नीति के आधार पर हम विकास कर रहे हैं। जी राजेश जी, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि बिहार में राजनीति की एक ऐसी बयार है, और वो बयार जब चलती है तो पूरा देश बदलता है। बिहार हमेशा से गवाह रहा इस बात का, चाहे वो श्री बाबू हों या फिर जगजीवन बाबू हों, मीरा कुमार जी हों, या जगन्नाथ मिश्रा जी हों, ललित नारायण मिश्रा जी हों, या स्वयं लालू जी भी हों, नीतीश जी अभी वर्तमान में हैं। तो इन सब लोगों को लेकर के जब बिहार की राजनीति का परिदृश्य बनाया जाता है, तो उस कैनवास में एक चीज़ आता है कि बिहार से राजनीति जब शुरुआत होती है, लोकतंत्र की भी वो राजधानी रही है, विक्रमशिला, तक्षशिला, जो वैशाली आज के डेट में है, तो वो बयार से पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। लेकिन उस लोकतंत्र के ऊपर जो बिहार से चली है लोकतंत्र, शायद ये भारतवर्ष उस समय किस परिदृश्य में रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन बिहार से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन उस लोकतंत्र के ऊपर जब कोई हमारा एक बहुत बड़ा नेता जब विदेश में जाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, तो चाहे उस बात को मीडिया या और सारे लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हों, हम नहीं उस विषय में जाते, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेशों में लोकतंत्र की मजबूती की बात हम करें तो भारत का एग्जाम्पल नंबर 1 आता है? ये विदेश के भी राष्ट्राध्यक्ष लोगों ने कहा है। लेकिन हमारे एक बड़े नेता देश के जब लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसमें हमारे देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अभी के वर्तमान स्थिति में एक कटघरे में खड़ा करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा लोकतांत्रिक पद्धति ऐसा है कि आप देखिएगा कि संविधान के मूल धारा में आप जाएंगे तो उसमें हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे प्रमुखता से है, और जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में आप जो आज भी हम राइट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जो बोलने की आज़ादी है, बोलने के आज़ादी में हम यदि किसी चीज़ को, हम नीति को, हमको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो नीति आपको अच्छा लगे, तो उस नीति के बारे में आप कोई अच्छा बात कहते हैं या सजेस्ट करते हैं तो उसको हम विरोध नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमको बोलने की अभिव्यक्ति है तो समझने की भी अभिव्यक्ति है कि हम जो बोल रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं, और आप जो समझ रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि राजेश जी जो बोल रहे हैं वो आप माने। तो यहाँ ही लैक ऑफ डिफरेंस हो रहा है। तो लोकतांत्रिक पद्धति में क्या बात आती है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ वो विषय नहीं है, लेकिन देश हित में क्या है। तो देश हित में यदि संविधान की बात हो और हम विधानसभा में हैं और हम बोल रहे हैं और बोलने में आप हमको जो है माइक काट दे रहे हैं, तो ये बोलने की अभिव्यक्ति ख़त्म हो गई। और यदि बोलने की अभिव्यक्ति ख़त्म हो रहे हैं तो हम किसी भी प्लेटफार्म पर अपनी बात कह सकते हैं, मानना ना मानना आपका काम। लेकिन इस विषय में एक बात और कहें, क्योंकि आप ही के पार्टी पार्टनर हमारे एनडीए के ही नीतीश कुमार जी के पार्टी से हमारे जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं हरिवंश जी, उन्होंने इस बात को फौरी तौर पर एकदम रीबैक किया कि किसी भी प्रकार से किसी भी सदस्य का
राज्यसभा में माइक बंद नहीं किया जाता और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर का कहना है। और हरिवंश जी एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की राजनीति हमारी विश्व की राजनीति बनती जा रही हो और विश्व में हम भारत के नाम और अपने करिश्मे को, जो कांग्रेस पार्टी के नाम से भारत को जाना जाता था कि भारत को बनाया तो कांग्रेस ने शुरुआत की, भारत के नेतृत्वकर्ता ने कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता ने भारत को, दोनों कभी अलग नहीं हो सके। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं और पूरे देश के युवाओं के प्रति ये मन में है कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया ये बहुत काबिले तारीफ है। गांधी जी के बाद दूसरी यात्रा थी ये, लेकिन उसके बाद जो विदेशों में ये सब घटनाएं घट रही हैं, विश्वविद्यालय में जाकर के उस फोरम पर हम बोल रहे हैं, अपने देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल उठता है। हो सकता है कि इस बात को उनका कहने का मनसा लग रहा हो, क्योंकि राहुल जी अपने आप में एक बड़े परिपक्व और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक भारत से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। भारत और उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि कुछ दिक्कत है। देखिए, ऐसा है कि ये विषय को आप तत्काल विषय मान रहे हैं, लेकिन इसके पहले के जी आप कई घटना देखिए कि देश के बात विदेश में की जाती है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का फोरम हो, चाहिए है। तो एक चीज़ आप गूगल पर या कहीं जाके देख लीजिए कि अभी जो बोला गया है वो अभिव्यक्ति है, ये कोई देश का अपमान नहीं है। हम यदि चाइना में कोई बात हो रही है तो चाइना के बात को आप यहाँ फोरम पर उठाइए ना भाई, आप बात कीजिए। हमको यदि पत्रकार पूछेगा तो मेरा क्या बात है कि हम सच बोलेंगे, चाहे वो कोई है, लेकिन देश सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि में हमारा आत्मरक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि विदेश में ये बात हो रही है, तो विदेश में पहले भी पूर्व में कई लोग भी बात किए हैं, तो पहले में वो अब में पहले के बात सही हो सकता है, अभी के बात गलत हो सकता है, ये तो उचित नहीं है। इसका आकलन जो है जब कर रहे हैं तो शुरू से आकलन होनी चाहिए कि आप शुरू में भी आप देख लीजिए, हम नाम नहीं धरना चाहते हैं क्योंकि हमारे बड़ी सम्मानित हैं, लेकिन कई गो भी हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति, और कई बार हुआ कि हम जो है विदेश के फोरम पर आप विपक्ष के नेताओं को मतलब बहुत नीचा दिखाने का कोशिश की है, तो वो भी उस फोरम पर बात कही गई है। इसलिए देखिए, ये स्वस्थ परंपरा है कि कहीं हमको ये समझिए कि विदेश में उतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बुला के आपके कोई विपक्ष के नेता से बैठा करके सम्मान दे रहा है, ये सम्मान के विषय है, बिल्कुल गौरव की बात, ये भी सम्मान की बात है। सबको नहीं बुला रहा है। तो ये जब हुआ बात होगी तो देख के बात नहीं होगी कि कौन हमारे सही है, लेकिन देश अखंडित है। हम लोग जितना इसमें यदि सच बात बोलना है तो ये कोई देश का अपमान नहीं है, बिल्कुल वो हम स्वस्थ राजनीतिक और स्वस्थ लोकतंत्र का ये परंपरा है। भले ही आप इसको अलग एंगल से देखें, लेकिन ये एंगल अलग एंगल से आप देख रहे हैं तो पूर्व के भी एंगल को आप जोड़ के देखिए कि पूर्व के एंगल में भी कई बात ऐसी हैं जो, ये बिल्कुल तथ्यपूर्ण बात है कि जब भी अभिव्यक्ति की बात होती है तो कोई भी राजनेता जब किसी विश्वविद्यालय और पार्लियामेंट, खास करके वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे थे, तो उस बातों को लेकर पूरी इंटायर वर्ल्ड की बात की जाती है और उस बात को हम एक सेक्शन में नहीं ले सकते। मैं उस वक्त बात के पक्ष में हूं कि व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अपने आप में साये की तरह चलते हैं। तो राहुल जी ने भी देश में जो काम किया है या विदेशों में जो उनकी अध्ययन हुई है या फिर हमारे देश के जो संबंध पूरे भारत में के संबंध विदेशों से रहे हैं, उस कंटेस्ट में देखा जाए तो राहुल जी देश और विदेश की बातों को करने में बेबाकी रखते हैं। वो कभी बेहिचक तौर पे इस बातों को रखते हैं और ये बेबाकी वो पूरे उनको देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेता के श्रेणी में लाता है। इसीलिए उनको विदेशी फोरम पे बुलाया जाता है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। राजेश जी ने कहा ये बहुत गौरव की बात है। अब मैं अगर बात करूं तो हम लोग फिर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, फिर हम लोग इसमें आते हैं अपनी बिहार की राजनीति पे। अभी चुनाव एकदम बिल्कुल सामने है
और चुनाव के लिए हमको ऐसा लगता है 2024 में अब कोई देर नहीं है। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद कोई नहीं। अगर ग्रासरूट लेवल की बात देखी जाए तो 19-20 या 20-20 का ही पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस के हमेशा वोटर साइलेंट वोटर होते हैं। वो सब कारनामे देखते हैं सरकार के और वोट जाकर कांग्रेस को देते हैं। लेकिन कुछ दिनों से परिपाटी चलती आई है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे पार्टियों से समझौता और संगठन बना लेती है जिससे कि उसके वोट अपने वोट बैंक में खलल पड़ता है, दूसरी पार्टियां जीत कर सरकार बना लेती हैं और कांग्रेस पार्टी जहां से चली थी वहीं पर रुक जाती है। तो कांग्रेस की ये विडंबना कब खत्म होगी कि जो अपने बैसाखी को फेंक कर अपने कदम पे दौड़ेगी, अपने पैरों पे दौड़ेगी और फिर वो दिल्ली के गद्दी पे उस किसी हस्ती को बैठाएगी जो पूरे देश के भाव को, भारत के भारतीयता को, भारत के सांप्रदायिकता को और भारत की मजबूती को प्रतिस्थापित कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं जी, रहेंगे। परिस्थितियाँ बदली है जी, और आगे भी बदलेगी। लेकिन आपने कहा कि बिहार के जो परिस्थिति है, तो बिहार में हम देखिए क्या है कि बहुत सी पार्टियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा वोट का डिवीज़न करता है और उसका लाभ एनडीए को मिल जाता है। जी, अब जैसे IMMM बिहार में आई, हम लोग को सरकार जाते जाते चली गई। आना था कौन, आ गया कौन। जी, उसी तरह से आप तो ये पार्टियां का जो है, तो इसलिए बिहार में एक परिस्थिति तो प्लस पॉइंट ये जरूर है ना कि हम लोग जो है वोट को डिवीज़न को रोक देंगे जी, और एक तरह से एनडीए बिहार में आइसोलेट है। जी, उसके साथ कौन गठबंधन है? अभी देखिए एक पार्टी है बहुत क्षेत्रीय जो कि कुछ ही जगह पर है। आप आइए इसका साहनी का आप देखें उनको क्या क्या जी, जी, ईश्वर के दया से उनको मिली है, तो वो अब परेशान है, हैरान है। क्योंकि देखिए बिहार का मिट्टी राजनीतिक तौर से बहुत सबल है जी, और गांधी जी के सत्याग्रह से, चंपारण से आप उठाएंगे तो चाहे वो बाण भट्ट हो और चाणक्य हो या इसका है, वो चाणक्य का धरती रहा है। इसलिए जो भी करेगा ना, बिहार में एक तो संदेश था ना 2015 में कि हम लोगों ने रथ रोक दिया था, विजय का रथ जो रोका था। बिल्कुल। तो यही देखना है कि हम लोग बिहार में इसलिए नहीं है कि हम चमत्कार करें, इसलिए हैं कि यदि 7-8 दल हम लोग एक साथ हो गए तो वोट का डिवीज़न नहीं होगा। अब वोट का डिवीज़न नहीं होगा तो डायरेक्ट उसका नुकसान किसका होगा? एनडीए गठबंधन। तो बिहार में तो एनडीए गठबंधन अब रही नहीं, तो अब इसलिए इनकी परेशानी है। अब कई तरह का देखिए कि सरकार पर परेशानियाँ आ रही है, अनवांटेड दबाव आ रहा है कि इस पर कब क्या दबाव आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन अब तक तो हम लोग किसी का नज़र न लगे इससे हम लोग मतलब महरूम है। आगे के कहीं गोवा में नज़र लग गई, आपको मध्य प्रदेश में नज़र लगी, उधर आप असम में भी जाते जाते नज़र लगी, तो किसका कब कहाँ नज़र लग जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए अभी हम लोग के पास सबसे बड़ा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये है कि हम अगला के नज़र से कैसे बचे रहें ताकि हम लोग 2024 में इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल, ये नज़रों की बात है, नज़र से बचने की नहीं। चुनाव में तो नज़र से नज़र मिलाकर, वाजपेयी जी का कहना था, एक बार पार्लियामेंट में कह रहे थे कि पार्टियां कोई भी हो सभी देश की पार्टी है, लोकतंत्र पूरे भारतवर्ष में है, तो जो भी ताकतवर होगा हो जाएगा मैदान में 2-2 हाथ। मतलब उनका कहना था कि मैदान में हम लड़ के जीतते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है, जीतती है और अपनी सरकार बनाती है, अपने बलबूते पे सरकार बनाती है। देखिए इसके पहले वाला चुनाव में पूरे देश में हम लड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी,
आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल जी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम 200 जगह पर डायरेक्ट फाइट दिए हैं जी उस परिस्थिति में। जी अभी तो वैसा परिस्थिति नहीं है, बहुत सा एंटी इनकम्बरेंसी है, बहुत सा अभी लोग समझ रहे हैं। अभी लोग समझ रहे हैं कि युवाओं के 2 करोड़ पर रोजगार देना था, उसका क्या हुआ। आप सारा बुलेट ट्रेन चलना था, उसका क्या हुआ। आप अब तक जो है कौन कौन सी योजना लाए, अभी पब्लिक डोमेन में कोई बात आई नहीं है सिवाय मंदिर ये है। तो पब्लिक अब समझ रही है कि हमको भैया कमाई, दवाई और इलाज के लिए भी ज़रूरी है। चूँकि हमको रोज़गार दीजिएगा तो कमाई करेंगे, और कमाई करेंगे तो यदि हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराएंगे। तो अब पब्लिक ये सब समझ रही है, वो खास करके पढ़ा लिखा युवा वर्ग। आप देखिए रेलवे में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट होता था कि प्रत्येक साल जो है 30 लाख से ऊपर 30,000 से ऊपर रिक्रूटमेंट होता था डी श्रेणी और बी श्रेणी, कुल मिला जल के 1.25 लाख रिक्रूटमेंट होता था। लोग रेलवे में फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे, लोग एडमिट कार्ड लेकर के और परीक्षा देते थे। लेकिन आज क्या है, वो भी बंद हो गया है। सारा प्राइवेटेशन के ओर है, स्टेशन प्राइवेटेशन में चला गया, रेलवे के पार्ट अलग पर प्राइवेटेशन में चला गया, रेलवे का पुर्जा पर अब सुने हैं कि प्राइवेटेशन हो रहा है, चक्का कोई और प्राइवेटेशन करेंगे। अभी आपके हम बिहार से रांची और आपके जमशेदपुर आ रहे हैं तो कितने टोल प्लाजा मिल रहे हैं। अब वो टोल प्लाजा सारे प्राइवेटेशन है, हर 100 किलोमीटर पर प्राइवेट है और ज़िंदगी भर आपको देना है। तो बताइए ना, अब बजट को समझिए, केंद्र के बजट को आप समझिए कि आप आय के स्रोत से आमदनी नहीं कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट से आप आमदनी कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है, पेनाल्टी कौन भरता है, पब्लिक। तो इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट से आप अपनी कमाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा जा रहा है ना। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति है, ये सब अध्ययन हो करके हम शायद उतना ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन जिस देश में हमारा संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है, लिखा हुआ है कि हम लोक कल्याणकारी सरकार का निर्माण करेंगे, हमारा संविधान में है। तो लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब यह है कि प्लेटफार्म का टिकट आप 50 रुपया कर दें। कल्याणकारी सरकार का मतलब क्या है कि आप व्यवसायी हो जाएं, सारा चीज़ को बेच करके आप फ्लाइट के लेवल पर ट्रेन के टिकट ले आएँ और ट्रेन के टिकट को फ्लाइट से ऊपर कर दें। तो ये लोक कल्याणकारी नहीं। सरकार का गठन जो हमारा संविधान है, लोक कल्याणकारी का मतलब है कि हम कम से कम आमदनी में लोग को क्या लाभ देते हैं। लोक कल्याणकारी का मतलब ये नहीं है। लेकिन अभी की सरकार क्या है, वो सरकार अब व्यवसायी हो गई है कि आपसे हम यदि चश्मे खरीद रहे हैं तो चश्मा पर कौन कौन सा टैक्स डाल दें, और वो ऐसा टैक्स डालें कि इसमें जो राज्य अंश है, राज का भी शेष क्या है, शेष का आप यदि टैक्स लगाते हैं तो शेष में आप टैक्स बिहार में कटता है एक चश्मे पर, मान लीजिए 2% टैक्स, उस शेष में आपको बिहार का अंश नहीं मिलता है, सीधे केंद्र। तो इस तरह का नए टैक्स दे करके कोई अध्ययन नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं होती। मतलब कि इस बार के चुनाव के मुद्दे में बड़ी ऐसे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि जो केंद्र सरकार को या भारत सरकार जो भी शासन चला रही है उसको बड़े सारे मुद्दों को सामना करना होगा, और कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी में है। यानी कि 2024 का जो चुनाव होगा, आप लोग यूपीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, कहने का मतलब आपका यही है। बिल्कुल। हम लोग ये भी प्रयास में हैं कि सब दल मिल कर के हम लोग एक साथ। देखिए यूपी का रिजल्ट को आप देखिए कि 76% वोट ला करके पूरे वो हार गई, और 36% से 38% वोट ला करके वहाँ एनडीए की सरकार बन गई। तो ये देखना ना होगा कि बसपा का वोट का छितराव किधर हो गया, बीएसपी इसका एसपी का किधर गया। तो छोटे छोटे जितना चंद्रशेखर राव आजाद का वोट का की, तो ये सारा डिवाइडेशन जो है ना 36 और 34 मतलब 74 का आंकड़ा से गड़बड़ा गया। 74 यदि इंटैक्ट हो जाए, आइसोलेट मतलब इंटैक्ट हो जाएगा, तो सरकार किसका बनता है। खैर इसमें मैं थोड़ा सा इसलिए डिफर हूँ क्योंकि ये आदर्श बात आपने कही, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि क्या अब फिर उस जगह पर बात आ जाती है कि क्या सभी पार्टियाँ
कांग्रेस पार्टी को ड्राइविंग सीट पे बैठने देने के लिए परमिट कर रही हैं या उसकी व्यवस्था बन रही है? हाँ या ना में बताइए, नहीं तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता का आप रायपुर का जो हम लोग अधिवेशन है उसको आप आंसलन कीजिए। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि जहाँ जिसका जो है हिस्सेदारी उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर गठन कर रहे हैं। और वहाँ पे मतलब 32,000 हम लोग का जो राष्ट्रीय स्तर के AICC मेंबर डेलीगेट्स का बैठक हुआ, उसमें ये बात कहे। आप उनके हमारे नेत्री प्रियंका जी के भाषण का भी विश्लेषण करें, साफ स्पष्ट संकेत है कि हम कैसे करें। अब रही बात ड्राइविंग सीट पर और नई सीट पर, तो जहाँ जिसकी है ये अब अभी चल रही है बात, उस पर अध्ययन हो रही है। कांग्रेस पार्टी कही भी है कि यदि हमको, हमारे नेता कि यदि हमको त्याग भी करना होगा तो हम त्याग भी करने को तैयार हैं। ये आ गया है, पब्लिक डोमेन में है। इसमें मैं अधिकृत तौर पर मैं नहीं कहते हुए भी कह रहा हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में आ गई है। और रायपुर से अधिवेशन का आप अध्ययन करेंगे तो सारा चीज़ उसमें आ जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचेतक हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश के राजनीति में इनका एक बहुत अमिट छाप है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अलावा भी बहुत सारी पार्टियों में लोग इनको बड़ी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। और आज के जोहार परिचर्चा में जो इन्होंने बात बताई कि कांग्रेस पार्टी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और ये ब्रेकिंग बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी इस तरीके की है कि देश में जो भी सरकार है उसके खिलाफ जितनी पार्टियां हैं सबको एकत्रित किया जाए और उस पार्टियों के अकॉर्डिंग एक ऐसा नियम और पॉलिसी बनाई जाए। ड्राइविंग सीट की कोई फाइट नहीं है, ड्राइविंग सीट पे कोई भी बैठ सकता है, जिसको सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी और वो तय करेंगी चुनाव के बाद। मतलब कि कांग्रेस पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी त्याग और सेक्रीफाइस की तरफ है। कांग्रेस पार्टी त्याग और सेक्रीफाइस की भी लिए भी जानी जाती है, क्योंकि आप सब लोग जब कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपको मिलेगी। तो कांग्रेस की जो ये तैयारी है कि चुनाव के बाद हमारे देश में जो भी सरकार बने, लेकिन उसमें यूपीए का एक अपना अहम रोल रहे और कांग्रेस की तरीके से जो देश में सांप्रदायिक भाव, देश में विकास, युवाओं की रोजगार और प्लस किसानों के ऊपर जो आज तक जो काम होना चाहिए वो नहीं किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, उस बातों को जमीन तक उतारा जा सके। राजेश जी ने यही बात कहा कि मेरी राजनीति का या राहुल जी के राजनीति का मेन मकसद है कि देश, राज्य और राज्य में रह रहे किसान और युवाओं को न्याय मिले, और न्याय को लेकर ही राहुल जी का पदयात्रा था या चुनाव भी 2024 का पूरा न्याय और सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट, किसान और युवाओं का रोजगार, ये सब बातों को, मुद्दों को लेकर के ही होगा। तो कांग्रेस इसमें बड़ी खिलाड़ी और बड़े प्लेयर के तौर पे उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे बीच राजेश जी ने बात को बताई और राजेश जी खुद अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत सशक्त पिलर है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी देश को एक नया दिशा और दशा देगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।